बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और खुशियाँ अता फरमाए, अपनी रहमतों बरकतों से नवाजे। स्टोरी नेम सबीन का ससुराल। बरसों पहले ससुराल का खौफ सबीन के दिलो दिमाग में बैठ चुका था। आपी और बच्चों की शादी भरे पूरे ससुरालों में हुई थी। दोनों में से कोई भी 2-4 दिन मेके गुजारने आती तो कपड़े लत्तों के बैग के अलावा एक नादीदा गठरी ससुराल वालों की बुराइयों की भी होती। उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते उन्हें ससुराल वालों की दिल दुखाने वाली बातें याद आती रहती और वो माँ से दुखड़े रोती रहती। अम्मी ठंडा सांस भरकर बेटियों को सब्र की तलकीन करती। मेरे बच्चे, ससुराल फूलों की सेज का नहीं बल्कि कांटों से भरे बिस्तर का नाम है। कांटों से उलझने से गुरेज में ही आफियत है, वरना अपना दामन ही तार तार होता है। अम्मी सामिया आपी को समझाती। पास बैठकर अखबार पढ़ते अबू ऐनक के शीशों के ऊपर से अम्मी को झांकते। जुबान दानी के इस मुजाहरे पर उनके लबों पर मुस्कुराहट बिखर जाती। आरफा बज्जों की फपकुटनी सास और तेज तर्रार नंदों की तेजी तरारी के किस्से सुनकर अम्मी उन्हें भी कुछ इसी किस्म की नसीहतें करती। बुरे ससुराल में अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए आंखें और कान खुले और जुबान बंद रखनी पड़ती है। आरफा, सब्र से कुछ बरस गुजार लो, आने वाला वक्त तुम्हारा ही होगा, वो बेटी को प्यार से समझाती। तुम्हारी अम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं बेटे। माजी में इस घर में भी तख्तो ताज के पीछे बहुत बुराइयां हुई हैं। तुम्हारी अम्मी ने सब्र, हौसले और साबित कदमी से काम लिया। अब देख लो, तख्त ताज के साथ साथ सरताज भी तुम्हारी अम्मी की मुट्ठी में है। तुम्हें भी सब्र और हौसले से काम लेने की जरूरत है। छोटी बड़ी बातें हर घर में होती हैं, उन पर कुड़ने की बजाय नजरअंदाज कर दिया करो। अब्बू भी बेटी को मोहब्बत भरे अंदाज में समझाते। कहना आसान है अब्बू जी, और करना मुश्किल। आखिर इंसान कब तक और कितना बर्दाश्त करे। आरफा बज्जो की आवाज भर आ जाती। सबीन बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। आरफा बज्जो ने बचपन में उसके बहुत लाड उठाए थे। उसे भी बज्जो से बहुत मोहब्बत थी। अपनी प्यारी बज्जो की ये हालत देखकर उसका दिल कट जाता। वो कितनी कमजोर हो गई थी। भरे पूरे कुंबे में बड़ी बहू बनकर गई थी। वहाँ कोल्हू के बेल की तरह जुती रहती, फिर भी सास नंदों की कड़वी कसीली बातें सुनने को मिलती। सबीन कुड़ते हुए सोचती कि ससुराल वालों को बहू के साथ हर तरह के नारवा सलूक का गोया लाइसेंस मिला होता है। बहू बेचारी को तो बस सब्र और बर्दाश्त से काम लेना होता है। सबीन ने कॉलेज में कदम रखा तो सहेलियों की देखा देखी वो भी खवातीन के डाइजेस्ट पढ़ने लगी। हर डाइजेस्ट में 2-4 कहानियां तो जरूर ही ससुराल वालों के जुल्मों सितम पर मबनी होती। ससुराल नामी बला का खौफ जो पहले ही दिलो दिमाग में पंजे गाड़े बैठा था, मजीद बढ़ गया। 2-4 बरस मजीद गुजरे, वो कॉलेज से यूनिवर्सिटी में आ गई। डाइजेस्ट पढ़ने का शौक अब बाकायदा लत बन चुका था। अब इन रिसालों में कहानियों के साथ साथ कुछ ऐसे सिलसिले भी शामिल थे जिसमें शादीशुदा और अपनी शादी के बाद की जिंदगी के तजर्बात कारीन से शेयर करती। 99% औरतों के तजर्बात भयानक होते, क्योंकि उन्हें खौफनाक तरीन ससुरालियों से निमटना पड़ता था। ये दास्तानें पढ़कर सबीन को झुरझुरी आ जाती। तालीम मुकम्मल करने के बाद अम्मी अब्बू ने उसके लिए बर ढूंढना शुरू कर दिया था। बड़ी दोनों बहनों के रिश्ते जितनी आसानी से मिल गए थे, सबीन की बारी में जाने क्यों ढंग का रिश्ता ढूंढना इतना मुश्किल हो गया था। हालांकि वो बड़ी दोनों बहनों से ज्यादा खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसके लिए कोई माकूल रिश्ता ना मिल रहा था। इस ताखीर पर सबीन दिल ही दिल में शुक्र मनाती थी, लेकिन जिस तरह बकरे की माँ तवील अरसे तक खैर नहीं मना सकती और उसे छुरी तले आना ही पड़ता है, इसी तरह सबीन की आज़ादी के दिन तमाम हुए। आरफा बज्जो ने अपनी छोटी लाडली बहन के लिए अपने ससुराली रिश्तेदारों में से एक अदद रिश्ता दरियाफ्त कर लिया था। शहरयार उनके चचा ससुर का बेटा था, बरसरे रोजगार, तालीमी याफ्ता और ज़ाहरी तौर पर भी खासा हैंडसम था। शहरयार के घर वालों ने पहली बार आमद पर ही सबीन को सनद कबूलियत बख्श दी। अम्मी तो खुदा का शुक्र अदा करते न थकती थीं कि इतनी अच्छी जगह सबीन का रिश्ता तय पा गया। सबीन का हैरत और सदमे से बुरा हाल था। आरफा बज्जो के नक चढ़े ससुराल वालों की दास्तानें सुनते सुनते इतने बरस बीत चुके थे और अब बज्जो ने उसके लिए भी इसी ससुराल में से रिश्ता ढूंढ निकाला था। अरे मेरी जान, ससुराल का दुमचल्ला तो हर रिश्ते के साथ लगा होता है। शहरयार बहुत अच्छा लड़का है, ऐसे रिश्ते तो किस्मत वालों को मिलते हैं। बजाय शुक्र करने के तुम मुंह बसोर कर बैठ गई।
सामिया आपी ने उसे प्यार भरे लहजे में समझाया था। इतने में आरफा बज्जो भी उधर आ निकली। ये क्यों मुंह बनाकर बैठी है? उन्होंने सामिया आपी से पूछा। कहती है शहरयार का ताल्लुक बज्जो के ससुराल से है, सामिया आपी ने मुस्कुराकर बताया। हाँ तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? देखे भाले लोग हैं, उनकी कोई चीज हमसे छुपी नहीं, और शहरयार भी हमारी आंखों के सामने जवान हुआ है, सुलझी हुई आदातो अतवार का मालिक है, और हमें क्या चाहिए पगली? उन्होंने भी प्यार से बहन को समझाया और पगली की मोटी मोटी आंखें आंसुओं से लबरेज हो गईं। आपके ससुराल वाले कितने तेज तर्रार लोग हैं बज्जो, और आप कह रही हैं कि मैं उनमें रिश्ता जुड़ने पर शुक्र मनाऊं। अरे छोड़ो, अब ऐसे भी तेज तरार नहीं, और अजनबी अनजान लोगों में रिश्ता जुड़ जाए तो क्या गारंटी है कि वो तेज तरार नहीं निकलेंगे? बच्चों रसानियत भरे लहजे में बोली, और उसका ध्यान तो पहले फिक्रे में ही अटक गया। क्या कह रही हैं बच्चों? वो इतने भी तेज तरार नहीं। आप भूल गई, आपकी शादी के बाद आपके ससुराल वालों ने आपको कितना टफ टाइम दिया था। उसने उन्हें याद दिलाया। बच्चों मुस्कुरा दी। मेरी जान, जब मैं भी कम उम्र और नादान थी, छोटी छोटी बातों पर पैरों घुटती थी, फिर बड़ी बहू बनकर गई तो जिम्मेदारियां भी बहुत थीं। आहिस्ता आहिस्ता जब इस घर में और बहुएं आईं तो जिम्मेदारियां बढ़ती चली गईं। ससुराल वाले भी बहुओं के साथ एडजस्ट होना सीख गए। मेरे तो सोने जागने खाने पीने गर्ज हर चीज पर उनकी कड़ी नजर थी। मैं और तुम्हारे दूल्हा भाई इकट्ठे बैठकर खाना ना खा सकते थे, और अब मेरे छोटे देवर अपनी बीवियों के साथ मजे से होटलिंग करते हैं और कोई पूछने वाला नहीं। फिर तुम कौन सा मेरे ससुराल में शादी होकर जा रही हो? यासीन चचा मेरे ससुर के भाई हैं, और उनके घर का माहौल हमारे घर से खासा मुख्तलिफ है। ना ही तुम बड़ी बहू बनकर जा रही हो। बड़ी बहू के जितने चाव चौंचले उठाए जाते हैं, उसके कंधों पर जिम्मेदारियों का भार भी उतना होता है, जबकि बाद की बहुओं के ना तो ज्यादा चाव चौंचले उठाए जाते, ना ही वो हर वक्त ससुराल वालों की कड़ी निगाहों की जद में रहती हैं। बड़ी जिठानियों की मौजूदगी में घर के तौर तरीके सीखने के लिए गाइडलाइन भी मिलती है। कोई भी काम करने के लिए खुद से दिमाग पर जोर नहीं डालना पड़ता। जैसे बड़ी बहुएं कर रही हैं, आप भी वैसा तर्ज अमल अपना लें। एडजस्ट होने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। आरफा बच्चों ने उसे लंबा चौड़ा लेक्चर ही दे डाला था। और हमारी सबीन तो बहुत समझदार है, ये अपनी समझदारी से काम लेकर ससुराल में बहुत आसानी से एडजस्ट हो जाएगी। सामिया आपी ने छोटी बहन को मोहब्बत से देखा। सबीन गहरी सांस खींच कर रह गई। वहाँ हड़बों का अजीब ही आलम था। किसी को दुल्हन के इस्तकबाल के लिए निछावर किए जाने वाले फूलों की पत्तियां नहीं मिल रही थी। कोई चौखट पर डालने के लिए तेल की शीशी ढूंढ रहा था। उसकी छोटी नंद समरा भाई का रास्ता रोके नेक का मुतालबा कर रही थी। बस बहुत हो गया, दुल्हन को अंदर तो आने दो, फिर करते रहना रस्में वगैरह। ये दबिंग आवाज उसके ससुर मुहतरम की थी। फौरन हुक्म की तामील हुई और उसे अंदर आने का रास्ता दिया गया। सबीन ने सुकून का सांस लिया। थकन से बुरा हाल था। भारी भरकम शरारा, जेवरात का बोझ, शर्म से झुकी गर्दन और हाई हील का जूता, उससे खड़ा होना महाल हो रहा था। ससुर की मुदाखलत पर उसे हाल कमरे में जाकर सोफे पर बिठा दिया गया। अब रस्मों की कवरेज के लिए मूवी मेकर का इंतजार था, जो शादी के फंक्शन की मूवी बनाकर साथ ही वापस आया था। 15 मिनट इंतजार का कहकर वो गेट से ही वापस पलटा था और अब तक वापस न लौटा था। सबीन सर झुकाए सोफे पर बैठी थी। समरा ने उसे कोल्ड ड्रिंक का गिलास ला थमाया था। उसने 2 घूंट भरकर गिलास वापस कर दिया। हाल कमरा रिश्तेदार खवातीन से भरा हुआ था। सब थके हारे थे। कारपेट पर कोई नींदराज था तो कोई कुशन्स के सहारे बैठा था। छोटे बच्चों की रीनी भी जारी थी, लेकिन सब बातों में मशगूल थे। और सुनाओ फाखरा बहन, तुम्हारी नंद की बेटी रूबी वापस ससुराल गई या अभी तक मिटे बैठी है? एक खातून ने दूसरी को मुखातिब किया। अरे नहीं जाती भाई, जिद की पक्की है, कहती है मेरे साथ धोखा हुआ है, और इस धोखे में घर वाले भी बराबर के शरीक हैं। अब तो घर वालों के सीनों पर ही मुंह धलूंगी घर बैठकर। खातून जिनका नाम फाखरा था, उन्होंने ठट्ठा लगाते हुए दूसरी खातून को जवाब दिया। आय हाय, कैसा धोखा भाई, कुछ हमें भी तो पता चले, किसी और बारीक सी आवाज वाली आंटी ने पूछा। बस शाहिदा, क्या पूछती हो? बच्ची को शादी से पहले कह दिया तुम्हारा दूल्हा बिल्कुल फवाद जैसा है। बेचारी को तस्वीर दिखाई नहीं। शादी के बाद जब उसने दूल्हा देखा तो होश खा गई। कहने लगी मैं तो फवाद खान जैसा बंदा सोचे बैठी थी, ये तो फवाद चौधरी जैसा शख्स निकल आया।
फाखरा आंटी ने कहका लगाते हुए बताया था। सभी हंस पड़े थे। सबीन ने भी बहुत मुश्किल से मुस्कुराहट जब्त की। और कुछ पता चला इकराम भाई के साथ कैसा हाथ हुआ? एक और खातून ने भी हंसते हुए दूसरा मौजू छेड़ा। अरे इकराम के साथ कौन हाथ कर सकता है? एक नंबर का कंजूस और काया शख्स है, फिर बला का होशियार। उसके साथ किसने क्या कर दिया? सबीन की सास रुखसाना ने अचंभे से पूछा। क्या बताऊं रुखसाना भाभी, अकलौती बेटी की शादी की लेकिन जहेज देने में बुखल से काम लिया। बच्ची ने जिद की कि फ्रिज तो लाजमी लेकर जाऊंगी, तो फ्रिज पसंद करवाने दामाद को अपने साथ इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर ले गए। सोचा था टीवी के इश्तिहार की तरह दामाद साहब मुस्कुराते हुए फरमाएंगे, मेरे घर की चीज के पैसे आप क्यों दें। लेकिन हुआ ये कि दामाद ने फ्रिज के साथ एसी और 56 इंच की एलईडी की फरमाइश भी कर दी। खातून ने लुत्फ लेते हुए बताया। कमरे में एक और कहका गूंजा। सबीन खामोशी से अपने ससुराली रिश्तेदारों की गुफ्तगू सुनने पर मजबूर थी। सब अपनी गपशप में मशगूल थे। उन्हें नई नवेली थकी-हारी दुल्हन से कोई सरोकार ही न था। आखिर ये मूवी वाला कब आएगा? रस्में हो जाएं तो सबीन को उसके बेडरूम में पहुंचाते हैं। आखिर उसकी बड़ी जिठानी नुज़्ज़त को ही ख्याल आया। मूवी बनवा बनवा कर पेट नहीं भरा तुम लोगों का? जब से शादी की तकरीबात शुरू हुई हैं तुम्हारी मूवियां ही बन रही हैं। जो रस्म करनी है करो और फिर सोने का बंदोबस्त करो। कल वलीमे का फंक्शन है, सुबह से इसकी मसरूफियत शुरू हो जाएगी। चंद घंटों का तो आराम करने दो। घर में अजीब हड़बोंग मची है, सुकून का एक पल मैसर नहीं। ये गसीली सी आवाज सबीन के ससुर की थी। ठीक कह रहे हैं यासीन भाई, इतनी रात हो गई है, जल्दी से रस्में निपटाओ और सोने का इंतजाम करो। भाभी जान बताएं मुझे आज बिस्तर कैसे बनाऊं? कल तो शाकरा मुमानी और उनकी बच्चियां सबीन के बेड पर सो गई थीं, आज कैसे सोना है? शहरयार की छोटी फुप्पो भावज से इस्तफसार कर रही थी। सबीन जी ही जी में क्लिस कर रह गई, यानी कि कल उसके नए बेड पर मेहमान खवातीन को सुलाया गया था। उसकी नफासत पसंद तबीयत पर यह बात बहुत गिरां गुजरी थी, लेकिन क्लिसने के सिवा वो कर भी क्या सकती थी? मूवी नहीं बन रही तो रस्में करने का फायदा? मैं तो फिर सोने जा रही हूँ, उसकी छोटी नंद समरा ने जमाई लेते हुए कहा। ए बेटी, नई नवेली दुल्हन के भी तो कुछ अरमान हैं। यासीन भाई सही कह रहे थे, तुम्हें तो बस अपनी मूवी से गर्ज है। एक रिश्तेदार बुजुर्ग खातून ने समरा को टोका। सबीन के बस में होता तो वो इस खातून की गलत फहमी दूर कर देती। इन फजूल सी रस्मों के हवाले से उसके दिल में कोई अरमान ना था। वो तो जल्द अज जल्द अपने बेडरूम में जाना चाह रही थी। इस झमघटे से उसका सर चकराने लगा था। नुज़्ज़त, फरहीन कहाँ हो भाई तुम? फटाफट रस्में निपटाओ और दुल्हन को उसके कमरे में छोड़ आओ। उसकी सास ने दोनों बड़ी बहुओं को पुकारा। ये शादी तो बहुत थका देने वाला काम है यार। मेरी तौबा, जो मैं आइंदा कोई शादी करूं। शहरयार ने बेडरूम में पहुंचकर दोस्ताना से अंदाज में उससे पहली बात ये की थी। सबीन के लबों पर हया आलूद मुस्कुराहट बिखर गई। एक रात की रफाकत में ही वो जान गई थी कि उसके वालिदैन ने उसके लिए बेहतरीन शख्स का इंतखाब किया है। जीवन साथी के हवाले से जो खदशात और वहमें दिल में पनप रहे थे वो आप ही आप दम तोड़ गए। वलीमे के फंक्शन में जब माँ बहनें बेताबी से सबीन से मिली तो सबीन की मुतमईन और मसरूर मुस्कुराहट देखकर उनके दिल भी शांत हो गए थे। आहिस्ता आहिस्ता मेहमान घर से रुखसत हुए। सबसे आखिर में सबीन के बड़े जेठ और जेठानी वापस हुए थे। अवैस भाई फौज में थे, आजकल उनकी पोस्टिंग पिशावर में थी। उनकी बेगम नुज़्ज़त अच्छे मिजाज की थी। इन 4-5 दिनों में उन्होंने सबीन का हर मुमकिन ख्याल रखा था। उनके बच्चे भी तमीज़दार और सुलझे हुए थे। अवैस भाई से छोटे नबील भाई थे। उनकी बीवी फरहीन का नाम तो सबीन से मिलता जुलता ही था, लेकिन अभी तक सबीन को उनके मिजाज का ठीक से अंदाजा न हो सका था। कामों की ज्यादती की वजह से झुंझलाई हुई फिरती रहती। उनके ऊपर तले के 2 बेटे थे, 4 साला शहमीर और 2.5 साला शाहजर। दोनों बच्चे बुला के शरारती थे। जब भी सबीन के कमरे में घुसते ड्रेसिंग टेबल पर सजे सामान को तहस नहस कर देते। सबीन सबर के घूंट भरने के सिवा कुछ न कर सकती। नबील भाई से छोटी आसफा बाजी उसकी बड़ी नंद फैमिली समेत मलाइशिया में बसती थी और बावजूद शदीद ख्वाहिश के शहरयार की शादी में पाकिस्तान ना आ सकी थी। आसफा के बाद शहरयार का नंबर था, फिर समरा थी जो 3rd ईयर की तालबा थी। सबसे छोटा आजर FSC कर रहा था। वो पढ़ाकू सा लड़का था जिसकी जिंदगी का वाहद मकसद मेडिकल का मेरिट बनाना था। बारात और वलीमे का फंक्शन भी उसने मारे बंदे भुगताया था, वरना वो किताबों समेत
अपने दोस्तों के पास कंबाइन स्टडी करने चला जाता और रात को सबके सोने के बाद घर लौटता था। रुखसाना आंटी उसकी सास मोहतरमा, जिन्हें वो जेठानियों की देखा देखी अम्मी कहने लगी थी, भारी भरकम खातून थीं। अपने बेतहाशा बढ़े हुए वजन की वजह से उनका चलना फिरना महाल था। वो अमूमन हाल कमरे के मखसूस गोशे में बिछे तख्त पर नीम दराज रहती और वहीं से बैठे बैठे जुबानी अहकामात जारी करते हुए घर का इंतजाम और इंसराम संभालती थी। यासीन अंकल यानी कि मौजूदा अबू, उसके ससुर मोहतरम गुस्से के खासे तेज थे। सबीन ने आरफा बच्चों की जुबानी उनके गुस्से की दास्तानें सुन रखी थी और वो शादी से पहले भी उनके गुस्से से खाइफ होती थी। तब बच्चों ने उसे तसल्ली दी थी, घर का सरबराह जोरावर हो तो घर की औरतें अपनी हद में रहती हैं, मस्कीन और दब्बू सा ससुर हो तो सास नंदे फितनागर साबित होती हैं। मेरे ससुराल की मिसाल तुम्हारे सामने है, इसलिए यासीन चचा के गुस्से की वजह से परेशान मत हो। और उनका गुस्सा ज्यादातर अपने बीवी बच्चों पर निकलता है, बहुओं से तो लिहाज से ही बात करते हैं। आरफा बच्चों ने उसे तसल्ली दी थी और अभी तक तो उनका कहा दुरुस्त साबित हो रहा था। सबीन डरते झिझकते ससुर को सलाम करती। वो वालेकुम अस्सलाम कहकर सर पर हाथ फेर देते, कभी कभी जीती रहो भी कह देते। इससे ज्यादा ससुर बहू का कोई मुकालमा ना होता था। हाँ, अपनी बीवी और बच्चों पर वो किसी न किसी बात पर बरसते ही रहते, लेकिन शायद वो सब भी इस घिनगर्ज के आदी हो चुके थे, सो सुकून से अपने मामूलात निपटाते रहते। सबीन भी आहिस्ता आहिस्ता इस अजनबी माहौल को समझने की कोशिश कर रही थी। ससुराल की अजनबी सरजमीन पर सिर्फ एक शख्स अपना लगने लगा था, लेकिन शहरयार के मिजाज से मुकम्मल आशनाई हासिल होने में कुछ वक्त लगना था। सबीन की ख्वाहिश और कोशिश थी कि वो जल्द अज जल्द शहरयार के दिल में जगह बनाने के साथ उसके घर में भी अपना मकाम बना ले। मेहमानों के रुखसत होते ही उसने घर के छोटे मोटे कामों में ही हाथ बटाना शुरू कर दिया। बहू, पहले खीर में हाथ डालना, फिर जो मर्जी काम करना चाहो कर लेना। रुखसाना बेगम उसे रसानियत भरे अंदाज में टोकती। अरे करने देना अम्मी, ये सब शुरू शुरू का शौक होता है, याद नहीं फरहीन भाभी भी अपनी शादी के फौरन बाद कैसी एफिशिएंसी झाड़ती थी और अब घर के काम करते हुए उनके माथे के बल ही कम नहीं होते। समरा ने आहिस्ता आवाज में माँ को मुखातिब किया। दस्तरखान पर से बर्तन समेट कर बाहर जाती सबीन की समातों तक ये सरगोशी पहुंच गई थी। उसे समरा का लबो लहजा बिल्कुल पसंद न आया था, लेकिन वो रुक कर उसे टोकने की मिजाज न थी, सो चुपचाप बर्तन लिए किचन में आ गई। सिंक में पहले ही गंदे बर्तनों का ढेर जमा था। उसने पहले तो किचन का फैलावा समेटा, फिर बर्तन धोना शुरू कर दिए। अरे तुम क्यों बर्तन धोने लगी? शाम के बर्तन धोने की जिम्मेदारी समरा की है। इतने में ही फरहीन भाभी उधर आ निकली थी। क्या फर्क पड़ता है भाभी, बर्तन मैं धो लेती हूँ, उसने जेठानी को मुस्कुराकर मुखातिब किया। अभी तो तुम्हें कोई फर्क वाकई नहीं पड़ रहा, क्योंकि सारा दिन तकरीबन फारग ही होती हो, लेकिन जब घर की जिम्मेदारियां सर पर पड़ेंगी तो फिर अपने हिस्से का काम भुगताने के बाद जिस्म में इतनी हिम्मत ही नहीं बचेगी कि दूसरों के छोड़े काम भी निपटाओ। और ये समरा बहुत कामचोर और निकम्मी है, सिर्फ एक वक्त के बर्तन धोना उसकी ड्यूटी है, उसमें भी डंडी मारती है। फरहीन भाभी ने छोटी नंद की धड़ल्ले से बुराई की। उनका ख्याल था कि जवाब में सबीन भी कुछ बोलेगी, लेकिन सबीन ने अपनी बहनों की शादीशुदा जिंदगी से बहुत से सबक सीख रखे थे। ससुराली रिश्तेदारों के साथ मुहतात तर्ज अमल अपनाना ही दानिशमंदी है, कम अज कम इस वक्त तक जब तक किसी के मिजाज से मुकम्मल आशनाई हासिल न हो जाए। इसके बाद बाहमी एतमाद का रिश्ता इस्तवार हो सकता था। चलो खैर, तुम बर्तन धो ही रही हो तो साथ ही चाय का पानी भी चढ़ा लो। मैं जरा शहमीर को होमवर्क करवा रही हूँ, कल उसका वीकली टेस्ट है। फरहीन भाभी, जो उसे समरा के हिस्से का काम करने से रोक रही थी, अब अपने हिस्से का काम भी उसके सुपुर्द करके चलती बनी। सबीन ने घर भर की चाय बनाई थी। अगली सुबह जब नाश्ते के वक्त चाय बनाने का मौका आया तो फरहीन भाभी फ्रिज में से दूध का जग लेकर सास के पास पहुंची। जरा सा दूध बचा है अम्मी, घर भर की चाय कैसे बनाऊं? आजर से कहकर दूध का पैकेट मंगवा दें। अरे जब रात को दूध पत्ती के दौर चलेंगे तो सुबह के लिए दूध कहाँ से बचेगा? कितनी बार कहा है कहवा बनाकर चाय बनाया करो, पर मेरी सुनता कौन है? रुखसाना बेगम बुड़बुड़ाना शुरू हो गई थी। मुझसे क्या कह रही हैं? रात को चाय सबीन ने बनाई थी, फरहीन भाभी ने फौरन जवाब दिया था। करीब बैठी सबीन खाइफ सी हो गई। उसने तो अपने मिके वाले हिसाब से रात के खाने के बाद ज्यादा दूध वाली चाय बनाई थी,
शहरयार ने तो चाय पीकर बाकायदा तारीफ भी की थी। इसे कहते हैं चाय। फरहीन भाभी तो जाने कैसा जोशांदा बनाकर पिला देती हैं। चाय अच्छी लगी है तो रोजाना रात की चाय मैं ही बना लिया करूंगी जनाब। उसने मुस्कुराकर शौहर को मुखातिब किया। क्या खबर थी अगली सुबह इसी चाय बनाने पर वो मुजरमों की तरह सर झुकाए बैठी होगी। खैर रही कि रुखसाना बेगम ने उसे कुछ न कहा था, खामोशी से बटुए से पैसे निकाले और आजर को आवाज दी थी। इस दिन के इख्तिताम पर भी बर्तन धोने के बाद चाय सबीन को ही बनानी पड़ी थी, लेकिन आज वो चाय नहीं बल्कि जुशांदा से मिलती जुलती ही कोई चीज थी। शहरयार के मामू के यहाँ नए शादीशुदा जोड़े के एजाज में जियाफत थी। उन्होंने सब घर वालों को मदऊ किया था। आज कोई अच्छा सा जोड़ा पहन लेना दुल्हन। ये जो हमारी भाभी हैं ऐसी चीजों को बहुत नोट करती हैं, अच्छा सा तैयार हो जाना। रुखसाना बेगम ने उसे खास ताकीद की थी। सबीन ने अपने जहेज का सबसे महंगा और स्टाइलिश सूट निकाला था। महंगी बुटीक से लिया गया नफीस से काम वाला आसमानी रंग का ये जोड़ा उसकी सहेलियों ने देखा तो बेतहाशा तारीफ की थी। सबीन ने अपनी दानिस्त में आज की दावत के लिए सबसे बेहतरीन जोड़ा मुंतखब किया था। तैयार होने के बाद शहरयार ने भी वालहाना अंदाज में सराहा था। जब वो रुखसाना बेगम के पास गई तो उन्होंने फौरन टोक दिया, दुल्हन मैंने तुमसे कहा भी था आज कोई भारी काम वाला अच्छा सा जोड़ा पहन लेना, तुमने ये सादा सूट पहन लिया। अच्छा तो लग रहा है भाभी का सूट, स्टाइलिश सा। समरा की बात से सबीन को कुछ ढास मिली थी। उसने खामोशी से निगाहें उठाकर सास को देखा। खाक स्टाइलिश है। जहेज के सारे सूट इतने हल्के रंगों और हल्के काम वाले हैं। हमने जो इतनी शानदार बरी चढ़ाई वो तो बक्सों में बंद करने के लिए है ना। रुखसाना बेगम का मूड शदीद खराब हो चुका था। सबीन खफीफ हो गई। जाओ ये कपड़े बदल कर हमारी तरफ वाला मैरून जोड़ा पहनो और जरा लिपस्टिक भी तेज कर लो। ब्याहता और कमवारी में कुछ तो फर्क होना चाहिए। उन्होंने मजीद हिदायत जारी की। सबीन जी अम्मी कहकर पलट गई। बरी के सभी जोड़े उसे खास पसंद न आए थे, लेकिन ये मैरून जोड़ा तो उसे सबसे ज्यादा बुरा लगा था। आज की दावत में उसे तेज मेकअप के साथ वही जोड़ा जेबतन करना पड़ा था। हाँ अब लग रही हो ना नई नवेली दुल्हन। आइंदा किसी भी दावत पर तैयार होने से पहले कपड़ों के मुतालिक मुझसे पूछ लिया करो। रुखसाना बेगम ने ताकीद की थी। सबीन को सब्र के घूंट भरने के साथ आंसू भी पीने पड़े, लेकिन जीएमई कहने के सिवा उसके पास कोई चारा न था। खीर पकवाई की रस्म के बाद रुखसाना बेगम ने दोनों बहुओं में काम बांट दिए थे। एक दिन नाश्ता फरहीन भाभी बनाती तो किचन समेट कर बर्तन सबीन धोती। अगले दिन रूटीन बदल जाती। इसी तरह एक दिन दोपहर की हांडी रोटी फरहीन करती तो शाम का आटा गूंद कर सबीन रोटियां बना लेती। सालन सिर्फ दोपहर को बनता था। जब सबीन दोपहर का खाना बनाती तो शाम की रोटी बनाने की जिम्मेदारी फरहीन की होती। समरा के जिम्मे रात के खाने के बाद के बर्तन धोना थे। सफाई के लिए जुज वक्ती मुलाजमा आती थी। 3-4 दिन बाद कपड़े धुलते। एक दफा वॉशिंग मशीन फरहीन लगाती तो अगली बारी सबीन की होती। ये कामों की बज़ाहिर बड़ी मुनसिफाना तकसीम थी। काम बज़ाहिर बहुत ज्यादा भी ना थे, लेकिन सबीन को पता भी न चलता कि कब दिन शुरू हुआ और कब खत्म। फरहीन भाभी अपने जिम्मे का काम करती थी, लेकिन इनमें नफासत और सलीका मफकूद था। जिस दिन उन्होंने नाश्ता बनाना होता तो किचन में हर तरफ अबतरी फैल जाती। सबीन को किचन समेटने में ही बहुत वक्त लग जाता। अगले दिन जब सबीन नाश्ता बनाती तो फरहीन भाभी जल्दी जल्दी बर्तन धोकर अपने हिस्से का काम भुगता देती। किचन समेटने की जिम्मेदारी अब भी सबीन के हिस्से में आती। हर दूसरे दिन दोपहर का खाना सबीन के जिम्मे होता तो हर चौथे दिन कपड़ों की बारी आ जाती। मेके में उसने कभी कपड़े ना धोए थे। कपड़े धोने के लिए बरसों से एक ही मासी उनके घर आ रही थी। वो बहुत साफ कपड़े धोती थी। कपड़े धोने के बाद इस्त्री करना भी उसी की जिम्मेदारी थी और अम्मी उसे ठीक ठाक मुआवजा देती थी। यहाँ सिर्फ सफाई के लिए मुलाजमा थी और वो भी मारे बांधे सफाई करके रफू चक्कर हो जाती। सबीन ने पहली बार कपड़ों का ढेर धोया तो उसके बाजू और कमर बुरी तरह अकड़ गए। एक बड़ी गठड़ी तो फरहीन भाभी ने ही ला थमाई थी। उनके बच्चों के बेतहाशा मैले कपड़े, शर्ट्स के कॉलर और कोहनियां मशीन से निकलने के बाद भी सबीन को ब्रश मारकर रगड़कर साफ करने पड़े। तौलिए, बेडशीट्स, समरा आजर और रुखसाना बेगम के कपड़े धोने के अलावा नबील भाई और यासीन साहब के कॉटन के कमीज शलवार को कलफ भी लगाना पड़ता। शहरयार के कपड़े सबसे कम मैले होते। वो अपने और शहरयार के कपड़े टब में सर्फ डालकर
हाथ से धोती। सच तो ये था कि उसकी नफासत पसंद तबीयत को ये गवारा ही ना था कि घर भर के मैले कपड़ों के साथ वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े भी डाल दें। इस दिन शहरयार की छुट्टी थी। सरफ खत्म हो गया तो सबीन ने शहरयार से ही सरफ के पैकेट लाने को कहा। रुखसाना बेगम की तेज समातों तक उसकी आवाज पहुंच गई। अभी 10-12 दिन पहले ही महीने भर का सौदा शेल्फ में सरफ आया था, इतनी जल्दी खत्म हो गया? उन्होंने हैरत से पूछा। जी अम्मी, आज आखिरी पैकेट खोला था, अभी हाथ से धुलने वाले मजीद कपड़े बाकी हैं, सरफ खत्म हो गया है, उसने बताया। ऐसे कितने हाथ से धुलने वाले हो गए बहू? रुखसाना बेगम की हैरत खत्म होने का नाम न ले रही थी। सबीन अपने और शहरयार के कपड़े हाथ से धोती है अम्मी। करीब बैठी फरहीन ने सास की मालूमात में इजाफा किया। सबीन ने किसी मुजरिम की तरह सर झुका लिया था। ओफो, क्या हो गया है यार? घर में एक फर्द का इजाफा हुआ है, धुलने वाले कपड़ों की तादाद भी बढ़ गई है। साबन सरफ तो ज्यादा लगेगा ना? तुम 2 मिनट वेट करो सबीन, मैं अभी साथ वाली दुकान से सरफ ला देता हूँ। शहरयार उसे नरमी से मुखातिब करते हुए अपनी जगह से उठा था। सबीन सर हिलाते हुए चुपचाप पलट गई। साहबजादे की फुर्तियां देखी तुमने? सबीन की समात से रुखसाना बेगम की आवाज टकराई। गम और गुस्से से सबीन का बुरा हाल था। उसे क्या खबर थी ससुराल में इतनी मामूली चीजों का भी आदत होता है और वक्त से पहले चीज खत्म हो जाए तो उसका हिसाब देना पड़ता है। रात को उसने झिझकते हुए शहरयार से बात की थी। आप मुझे चुपके से सरफ के पैकेट ला दीजिएगा, मैं कमरे में छुपा कर रख लूंगी, अपने कपड़े धोते हुए अपना सरफ इस्तेमाल कर लूंगी। शहरयार उसके मासूमाना मुतालबे पर हंस पड़ा। इतनी मामूली मामूली बातों पर परेशान मत हुआ करो सबीन, मैं कितनी बार नोट कर चुका हूँ कि अम्मी के जरा से तीखे तेवर देखकर तुम्हारे चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। खुद को थोड़ा सा मजबूत और थोड़ा सा ढीठ बनाओ। ऐसी छोटी छोटी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया करो, जबकि तुम एक बात को लेकर देर तक कुड़ती रहती हो। शहरयार ने क्या दुरुस्त तज्जिया किया था। मैं हर पल इसी कोशिश में रहती हूँ शहरयार के मुझसे कोई छोटी बड़ी गलती सरजद ना हो जाए, कोई काम ना बिगड़ जाए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सुनने को मिल ही जाता है। सबीन की आवाज भर आ गई थी। शादी के बाद उसने शहरयार के सामने पहला शिकवा किया था। वो ही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जान, कि इतना टेंस क्यों रहती हो, रिलैक्स रहा करो। अगर कोई बात होती है तो मुझसे शेयर कर लिया करो, दिल में छोटी छोटी बातें और शिकायतें जमा मत किया करो, उसने प्यार से समझाया। मेरी अम्मी कहती हैं कि शौहर के सामने उसके घर वालों की बुराइयां नहीं करनी चाहिए। वो अगर बीवी की हिमायत में घर वालों से बाज़-पुरस करने चल पड़े तो बहुत मसले जन्म लेते हैं। सबीन ने सादगी से माँ का मकूला दोहराया था। आंटी की बात गलत नहीं, लेकिन ये शोहरों की किस्म पर भी मुनसर है। तुम मुझे इन बेवकूफ़ मर्दों की कैटेगरी में मत खड़ा करो, मुझ पर एतबार करो। अगर मुझसे अपनी फीलिंग्स शेयर करने से तुम्हारे दिल का बोझ हल्का होता है तो ऐसा ज़रूर किया करो। ये खदशा जहन से निकाल दो कि मैं अपने घर वालों से किसी किस्म की बाज़-पुरस करूँगा। शहरयार उसे नरमी से समझा रहा था। आप बहुत अच्छे हैं शहरयार, उसने डुबडुबाई हुई आंखों से शोहर को देखते हुए एतराफ़ किया। क्या ये आई लव यू का तर्जमा है? वो शरारत से पूछने लगा। सबीन चींप कर हंस पड़ी थी। आरफा बज्जो कहती थी कि घर में जिठानी की मौजूदगी आसानी पैदा करती है। आरफा बज्जो का तजर्बा यही कहता था कि ये ज़रूरी नहीं कि शादी के बाद हर लड़की का तजर्बा यकसां हो। उसके मामले में तो जिठानी ससुराल वालों से बढ़कर टफ टाइम दे रही थी। फरहीन भाभी अपने बहुत से काम गैर महसूस तरीके से उसके जिम्मे लगा देती। रुखसाना बेगम के सामने सबीन की किसी छोटी बड़ी कोताही को हाईलाइट करने वाली भी यही फरहीन भाभी थी। सबीन को अब उनकी चालाकियों पर गुस्सा आने लगा था। पहले तो उसने कभी गौर ही न किया था कि जिस दिन कपड़े धोने की बारी फरहीन भाभी की होती है उस दिन उनके कमरे से निकलने वाली कपड़ों की गठरी का साइज बहुत छोटा होता है। सबीन की दफा वो कपड़े निकाल निकाल कर ढेर लगा देती। बेडशीट्स, तौलिए, हत्ता के कमरे के पर्दे भी उन्हें जब ही धुलवाने याद आते। सबीन शहरयार से पूछे बिना न रह पाई। मेरी शादी से पहले फरहीन भाभी घर भर के काम कैसे निपटाती थी, अब तो उनकी कोशिश होती है कि हर काम मेरे जिम्मे ही लगा दें। यार, पहले हमारी बहुत भरोसे वाली मुलाजमा काम करती थी, माँ बेटी आती थी और कितने ही काम निपटा देती थी। फिर बेटी की शादी हो गई, मासी सोहरा ने बुढ़ापे और बीमारी की वजह से काम छोड़ दिया।
उनके बाद कोई ढंग की मुलाजमा ही न मिली। एक दो मासियों को तो चोरी के शुबे में निकालना भी पड़ा। बस फिर अम्मी ने फैसला किया कि मासी सिर्फ सफाई के लिए रखेंगी। हमारी शादी से पहले तक दो दो मासियां आती थीं। फरहीन भाभी पर काम का इतना बर्डन तब भी नहीं था। शहरयार ने तफसीली जवाब दिया। खैर तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे मसले का भी कोई न कोई हल निकाल लूंगा, उसने उसे तसल्ली दी। आप कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे लगे कि मैंने आपके सामने कोई दुखड़ा रोया है। सबीन को फिक्र दामनगीर हुई। नहीं करूंगा बाबा, क्यों परेशान होती हो? शहरयार हंस पड़ा था। अगली दफा जब फरहीन भाभी की कपड़े धोने की बारी आई तो उन्होंने सबीन से धुलने वाले कपड़े मांगे थे। इत्तेफाक से इस वक्त शहरयार भी वहां मौजूद था। हमारे कपड़े भाभी धोएंगी? हद हो गई सबीन, अपने काम तो खुद किया करो, उसने खफगी से सबीन को मुखातिब किया। एक दफा मशीन सबीन लगाती है, एक दफा फरहीन, मैंने दोनों में काम बांटा है। रुखसाना बेगम बोल उठी थी। नहीं अम्मी, ये मुनासिब मालूम नहीं होता। अब मेरी शादी हो गई है, अब भी मेरे मोजे और बुनियान फरहीन भाभी को धोने पड़े। शादी से पहले की बात और थी, अब मेरे कामों की तमाम तर जिम्मेदारी सबीन पर आयद होती है और उसे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना आनी चाहिए। मैं ना सुनूं सबीन के आइंदा तुमने मेरे कपड़े भाभी से धुलवाए, बल्कि अम्मी अबू के कपड़े भी तुम ही धोया करो। वो सख्त गिर शोहर का रूप धारे कतई अंदाज में सबीन से मुखातिब था। सबीन ने सवालिया निगाहों से सास को देखा। ठीक ही कह रहा है शहरिया, तुम दोनों अपने अपने कपड़े खुद धो। हमारे कपड़े कभी फरहीन धो लेगी, वरना तुम्हें मौका मिले तो तुम धो लेना। जब बेटा ही बीवी से धौंस भरे लहजे में बात कर रहा था तो रुखसाना बेगम काहे को इख्तलाफ करती। उन्होंने भी शहरयार की बात से इत्तफाक कर लिया। सबीन ने फर्मा बरदारी से जी अम्मी कहते हुए गर्दन हिला दी थी। वो किचन में आटा गूंद रही थी जब आजर ने किचन में झांका। भाभी, अगर जहमत ना हो तो 2 कप चाय बना देंगी? मेरा दोस्त आया है, उसने सबीन को मुखातिब किया। कैसी जहमत आजर, मैं अभी बना देती हूँ, उसने खुश दिली से जवाब दिया। अपने इस कम गो और शर्मिले से देवर से सबीन को खासी हमदर्दी थी। वो बहुत सुलझा हुआ बीबा सा लड़का था, ज्यादातर अपनी पढ़ाई में मसरूफ रहता। उसके बावजूद घर का सौदा सल्फ लाना उसी की जिम्मेदारी थी। अक्सर तो यूं होता कि वो एक दफा चीजें लेकर घर लौटता तो घर वालों को कोई दूसरी चीज याद आ जाती। बिला चूं चरा किए वो फिर से बाजार का रुख करता। हालांकि उसके इम्तिहान सर पर थे, फिर भी घर का कोई फर्द उसे कोई रियायत ना देता, उसे बाजार दौड़ाते ही रहते। शायद इसीलिए वो अपने दोस्त के यहाँ जाकर कंबाइन स्टडी करने को तरजीह देता। आज उसका वही दोस्त किसी काम से उसके घर चलाया था। भाभी, अगर मुमकिन हो तो चाय के साथ बिस्किट निमको जैसी कोई चीज रख दीजिएगा, असफंद अपने घर मेरी भी बहुत खातिर करता है, उसने झिझकते हुए मजीद फरमाइश की। ठीक है अजहर, मैं बंदोबस्त करती हूँ, तुम 10-12 मिनट बाद आकर ट्रे ले जाना, उसने मुस्कुरा कर उसे मुखातिब किया। वो ममनून होकर वापस पलटा। सबीन ने आटा गूंद लिया था, हाथ धोकर फटाफट चाय चढ़ाई, फिर फ्रिज का जायजा लिया। कल रात के खाने में पुलाव के साथ शामी कबाब तले गए थे, जिनमें 4 शामी कबाब अभी भी बचे हुए थे। उसने अवन में कबाब गर्म करके प्लेट में रखे। फ्रिज में से एक मिठाई का डब्बा भी बरामद हुआ। मिठाई के 2-4 पीस ही बचे थे, उसने छोटी प्लेट में वो भी सजा दिए। निमको का जार खोलकर निमको निकाली और चंद बिस्किट्स भी एक प्लेट में रख दिए। अपनी दानिश में उसने आजर के दोस्त की खातिर का मुनासिब बंदोबस्त कर दिया था। आजर चाय लेने आया तो चाय के साथ तवाज़ा का सामान देखकर कुछ हैरान रह गया। घर में सबसे छोटा बच्चा होने की वजह से उसके दोस्तों को कभी भी अहमियत से ना नवाजा गया था। थैंक यू सो मच भाभी, आपने तो इतनी जल्दी इतना एहतमाम कर दिया। वो अजहद ममनून हुआ। लेकिन जिस वक्त वो ये ट्रे लेकर चेक पोस्ट यानी रुखसाना बेगम के सामने से गुजरा तो उन्होंने उसे फौरन रोक लिया। ये इतना एहतमाम किस लिए भाई? उन्होंने पूछा। असफंद आया है अम्मी, उसने मनमना कर बताया। मुझे भी पता है असफंद आया है, मैंने ये नहीं कहा कि किस लिए। मैं ये पूछ रही हूँ कि असफंद के लिए इतनी ट्रे सजाने की क्या जरूरत थी? वो कोई पहली बार आया है तुमसे मिलने? अच्छा, आज तो भाभी ने एहतमाम कर दिया, आइंदा उसे चाय पिलाने की गलती भी नहीं करूंगा। आजर माँ की बासपोर्स पर झुंझला गया था। रुखसाना बेगम ने बेटे को तो सिर्फ घूरने पर इक्तफा किया था, लेकिन जब सबीन वहां से गुजरी तो उसे आड़े हाथों लिया। बहू, अब इस घर के तौर तरीके कुछ तुम भी सीख लो, हर बात समझाना जरूरी तो नहीं। उनका मूड शदीद ऑफ लगता था। क्या हुआ अम्मी?
सबीन वाकई कुछ न समझी बल्कि बाकायदा घबरा गई थी। आज़र के दोस्त के लिए इतने एहतमाम की क्या जरूरत थी? हम सफेद पोश लोग हैं बीबी, महीने भर का राशन दिनों में नहीं खत्म कर सकते। परसों साजदा भाभी आई, मैंने तुमसे सिर्फ चाय बनाने को कहा, तब तुम ट्रे में अलम गलम सजा कर ले आई। ठीक है, कभी कभी किसी खास मेहमान की भरपूर खातर मदारत भी करनी पड़ती है, लेकिन बंदा ये तो देख ले कि आने वाला मेहमान इतना खास है भी या नहीं। वो बिगड़े मूड के साथ बोली थी। आइंदा एहतियात करूंगी अम्मी, वो मनमना कर यही कह सकी। इतने में फरहीन भी आ निकली थी। ये हमारी बड़ी बहू हैं, तुम तो चलो नई हो, घर के तौर तरीकों से इतनी वाकफियत नहीं। इनका फर्ज है या नहीं कि किसी मामले में तुम्हारी रहनुमाई कर दें, लेकिन जब भी कोई मेहमान आता है अगर इनके कानों में आवाज पड़ जाए, अव्वल तो अपने कमरे से बाहर कदम रंजा नहीं फरमाती, और बाहर आ जाए तो मेहमान के साथ चिपक कर बैठ जाती हैं। मेहमान की खातर तो जैसे कोई पड़ोसी आकर करेगा। उन्होंने इस बार फरहीन को आड़े हाथों लिया। सबीन को तो इस घर में आए जुमा जुमा 8 दिन भी नहीं हुए अम्मी। पहले मेहमानदारी कौन भुगताता था? मैं ही ना। अब बच्चे ही इतना आजिज किए रखते हैं। अब इस छोटे को देखिए, मैं शाहमीर को होमवर्क करवा रही हूँ और ये उसकी किताबें कापियां फाड़ने के दर पे है। फरहीन भाभी ने अपनी गोद में चढ़े शाहजर को घूरते हुए बताया था। इसकी शरारतें बहुत बढ़ गई हैं, इधर दो इसे, मैं इसके कान खींचूं। रुखसाना बेगम ने मुस्कुराते हुए पोते को अपनी गोद में लिया। दादी का लाडला दादी के पास आकर खिलखिलाने लगा था। फरहीन भाभी मुस्कुराते हुए पलट गई। सबीन भी मंजर में खुद को गैर जरूरी जानकर चली गई। ये नहीं था कि रुखसाना बेगम सिर्फ सबीन के कामों पर ही नुक्ताचीनी करती थी, बख्शती वो फरहीन भाभी को भी ना थी। लेकिन फरहीन भाभी चिकना खड़ा थी, या हो सकता है शादी के इतने बरस गुजरने के बाद वो डिटाई की हद तक पुरएतमाद हो गई थी, सास की खफगी को कभी खातर में ना लाती। रुखसाना बेगम का फौरी ध्यान बटाने के लिए उनके पास शाहमीर और शाहजेर भी थे। असल मसला सबीन का होता, वो इस घर में नहीं थी, घर के तौर तरीकों से ना आशना। रुखसाना बेगम की कंजूस फितरत का अंदाजा होने के बावजूद वो कोई ना कोई गलती कर बैठती थी। बातों से अंदाजा हुआ कि वो पहले पड़ोस में बसती थी और रुखसाना बेगम से उनका खूब बहनापा था। अब दूसरे इलाके में जाती घर लेकर वहाँ रिहाइश अख्तियार कर ली थी। शहरयार की शादी में भी तुम नहीं आई फरीदा, मैंने तुम्हारी कितनी राह देखी। रुखसाना बेगम सहेली से शिकवा कर रही थी। बस क्या बताऊं, महविश का बच्चा होने वाला था, 2 महीने उसके पास पिंडी रहकर आई हूँ। तुम तो जानती हो उसका केस कितना पेचीदा होता है। खैर से अल्लाह ने बेटे से नवाजा। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, बेटा हुआ है महविश के। रुखसाना बेगम ने उनकी बात काटते हुए खुशी का इजहार किया। फिर सबीन को देखा। बहू, चाय वाय का बंदोबस्त करो भाई, इतने अरसे बाद आई हैं तुम्हारी फरीदा खाला। उन्होंने सबीन को मुखातिब किया। वो जी अम्मी कहकर किचन में चली आई। इस वक्त फरहीन भाभी भी मौजूद ना थी। वो समरा के साथ बच्चों को लेकर करीबी पार्क गई थी। सबीन की समझ में ना आ रहा था कि मेहमान खातून की खातर का क्या बंदोबस्त करे। कुछ समझ में ना आया तो उसने शहरयार को फोन मिला लिया। वो ऑफिस से वापस आ रहा था। सबीन का सवाल सुनकर हंस पड़ा। क्या मतलब है भाई कि फरीदा खाला आई हैं तो उनकी कैसी खातर मदारत की जाए? जो मैंने पूछा है वही मतलब है। जल्दी से जवाब दें कि ये आम सी मेहमान हैं या खास, या फिर खासुल खास। उसने झुंझलाकर फिर पूछा। ओके ओके, बताता हूँ भाई। फरीदा खाला अम्मी की पक्की सहेली हैं, उनकी अच्छी सी खातिर करो। चाय के साथ बिस्किट निम्को रख देना। फ्रूट केक मौजूद हो तो वो भी रख दो। और हाँ, फ्रिज में कल के कुछ शामी कबाब भी तो बचे होंगे, उन्हें गर्म कर दो। तौबा है भाई, अब मुझे इन 4 बचे हुए शामी कबाब का आपको भी हिसाब देना पड़ेगा। उसने अपनी झुंझलाहट शहरयार पर ही उतार दी। अच्छा सुनो तो, आज़र घर पर हो तो उससे समोसे वगैरह मंगवा लो। शहरयार कुछ कुछ उसका मसला समझ गया था। सबीन ने ओके कहकर फोन बंद कर दिया। शुक्र है आज़र घर पर ही था। सबीन ने उससे समोसे और चिकन रोल मंगवा लिए थे। फरीदा खाला ने जाते समय उसे खूब दुआओं से भी नवाजा था और 1000 रुपए भी उसकी मुट्ठी में थमा दिए थे। सबीन ने शुक्र किया कि रुखसाना बेगम का मूड भी खासा खुशगवार था। लेकिन रात को वो आज़र के दोस्त की तवाज़ा का किस्सा सुनाने के बाद शहरयार से पूछ बैठी। प्लीज़ शहरयार, आप मुझे अपने घर आने वाले मेहमानों के मकाम और मर्तबे से आगाह कर दें, मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी। शहरयार के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। खैर, ये तो कोई इतना परेशान कुन मसला नहीं है, मैं फिर भी बताए देता हूँ। पड़ोस से नसरीन आंटी आए तो उनसे चाय का पूछने तक की जरूरत नहीं कि वो अक्सर एक दिन में 3 चक्कर भी लगा लेती हैं।
मिर्जा साहब की बेगम आए तो चाय का पूछ लो, वो मना कर दें तो इसरार मत करो, ना मना करें तो सिर्फ चाय बना लो। शगुफ्ता ममानी आए तो बासद इसरार चाय पिलाओ, साथ खातर के कुछ और आइटम्स भी हों। नुजरत खाला के आने पर भी पुरतकल्लुफ चाय का एहतमाम करो, और जाहिदा मामी आए तो चाय पर एहतमाम के साथ चुपचाप खाने की तैयारी भी शुरू करो कि अम्मी उन्हें ज़रूर खाने पर रोकेंगी, और वो अक्सर रुक भी जाती हैं। शहरयार ने उसे तफसीलन आगाह किया। मैं तो सब कुछ गड़बड़ कर दूंगी, आप प्लीज बोलते जाएं, मैं नोट कर लेती हूँ। सबीन के कहने पर शहरयार बाकायदा सर पकड़कर बैठ गया। फॉर गॉड सेक सबीन, छोटी छोटी बातों की इतनी टेंशन मत लिया करो, रिलैक्स रहने की कोशिश करो। आप मर्द हैं शहरयार, ससुराल जाते हैं तो वीआईपी प्रोटोकॉल मिलता है, बहुओं को ससुराल में अलर्ट रहना पड़ता है। वो जताए बगैर न रह पाई। माना हम मर्दों को ससुराल की कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन यार जिस जगह हम नौकरी करते हैं वो किसी ससुराल से कम नहीं। ऑफिस में बॉस लड़कियों की सास से ज्यादा टफ टाइम देता है। मैं तुम्हें अपनी मिसाल देता हूँ, मैं अपना हर काम बहुत दिल जमी और नेक नियति से करता हूँ। फिर भी जब कभी बॉस किसी और पर आया गुस्सा किसी दूसरे पर निकालने के मूड में हो, तो मुझे भी बिला वजह बॉस की कड़वी कसीली बात सुननी पड़ जाती है। एक दो मिनट के लिए मेरा भी दिमाग घूमता है, लेकिन फिर ये सोचकर खुद को रिलैक्स करता हूँ कि ये सब रूटीन की कार्रवाई है, बिला वजह दिमाग पर सवार करने का फायदा। दफ्तर में मुलाजिम और ससुराल में बहू को थोड़ा सा जीदार और थोड़ा सा ढीठ होना पड़ता है यार। और मैं मानता हूँ कि तुम बहुत हसास तबीयत की मालिक हो, छोटी छोटी बातों को भी महसूस करती हो। मैं अपने घर वालों की हिमायत नहीं कर रहा, लेकिन ससुराल उससे भी औखे मुश्किल होते हैं। लड़कियों को पता नहीं क्या कुछ फेस करना पड़ता है, तुम चंद फिक्रों की टाप ही नहीं ला पाती। मैं बार बार समझाता हूँ कि एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दिया करो, बिला वजह की टेंशन मत लिया करो। शहरयार ने लंबा चौड़ा लेक्चर दे डाला था। उसकी बातें गलत न थीं। सबीन खामोशी से सुनती रही। आइंदा कोशिश करूंगी, सबीन ने फर्मा बरदारी से तस्लीम कर लिया। शहरयार ने भी मुस्कुराकर सर हिला दिया था। समरा की सालगिरह आने वाली थी। शहरयार उसे सेलफोन गिफ्ट करना चाह रहा था। उसने सबीन की भी राय चाहिए। क्या ख्याल है, छोटी को मोबाइल का सरप्राइज दे दूं? कितने अरसे से नए मोबाइल की जिद कर रही है। हाँ तो ले दे ना बेचारी को, इतने दिनों से उसका मोबाइल खराब हुआ पड़ा है। कितनी बार ठीक करवा लिया मगर ठीक नहीं हो पाता। घर वाला लैपटॉप पहले ही खराब पड़ा है, उसे अपनी पढ़ाई के लिए नेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। बेचारी कभी आजर का मोबाइल मांगती है, कभी मेरा तो कभी आपका। सबीन ने फौरन शहरयार की तजवीज़ की हिमायत की थी। मैं उसे इतना महंगा गिफ्ट दूंगा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? शहरयार उसे जांचना चाह रहा था। मैं आपको ऐसी लगती हूँ? सबीन ने खफगी से उसे देखा। खैर, लगती तो तुम मुझे बहुत प्यारी हो, मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था। शहरयार ने उसे हंसकर देखा। समरा आपकी छोटी बहन है शहरयार, वो आपसे फरमाइश नहीं करेगी तो किससे करेगी? शादीशुदा होने का ये मतलब नहीं कि आपके घर वालों का आप पर से हक खत्म हो गया। मुझे अच्छा लगता है जब आप समरा की छोटी मोटी फरमाइशें पूरी करते हैं। आजर बेचारे को अम्मी के अलावा खुद से भी पॉकेट मनी देते हैं, अपने शरारती भतीजों को चीज़ें दिलवा कर लाते हैं। मुझे इनमें से कुछ भी बुरा नहीं लगता, बल्कि सच्ची बात तो यह है कि मैं शुक्र मनाती हूँ कि आप अपनी अम्मी की तरह कंजूस नहीं हैं। सबीन ने भी हंसते हुए उसे मुखातिब किया। जब शहरयार उसकी हर ज़रूरत हर ख्वाहिश बिना उसके कहे पूरी करने की कोशिश में रहता है, तो वो भला उसे उसके घर वालों पर पैसा खर्च करने से क्यों रोकती? तुम बहुत अच्छी हो सबीन, उसने बीवी को मोहब्बत से देखा। क्या ये आई लव यू का तर्जमा है? वो शरीर हुई। ये आई लव यू 2, 3, 4 सब का तर्जमा है। शहरयार ने हाथ बढ़ाकर उसे अपने करीब किया। वो मजबूर होकर मुस्कुरा दी थी। आरफा बज्जो के ससुराल में कुरान खानी की महफिल मुनक्कद हो रही थी। बज्जो की सास और रुखसाना बेगम वैसे तो देवरानी जिठानी थी, लेकिन ताल्लुकात इतने मिसाली ना थे। किसी खास मौके त्यौहार पर ही एक दूसरे के यहाँ जाना होता। सबीन भी शादी की दावत के बाद आज उनके यहाँ जा रही थी। कुरान खानी के बाद रुखसाना बेगम और फरहीन तो दूसरी रिश्तेदार खवातीन के साथ गपशप लगाने लगी। वो भांजे भांजियों के साथ उनके बेडरूम में आ गई। आरफा बज्जो अभी काम निपटा रही थी। जरा देर की फरागत मिली तो वो भी वहीं आ गईं। बाहर सब औरतों में बैठकर रुखसाना चची तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही हैं, आरफा बज्जो ने मुस्कुराकर आगाह किया। वाकई? वो हैरान हुई।
हाँ तो झूठ थोड़ी बोल रही हूँ, लेकिन ससुराल वालों की तारीफ पर ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। आज तारीफ कर रहे हैं तो अगले ही दिन किसी बात पर तनकीद या बुराई कर रहे होंगे। शाबाशी का मेडल पहनाने के साथ ही उतार लेते हैं ये लोग। बज्जो ने तो गोया ससुरालियात में पीएचडी कर रखी थी। जानती हूँ बज्जो। वो उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दी थी। बज्जो का कहा दुरुस्त साबित हुआ। 2 रोज बाद की बात थी। रुखसाना बेगम के पास पड़ोस वाली नसरीन आंटी आई बैठी थी। वो दबी दबी आवाज में उनके सामने सबीन की बदसलीकी का तज़किरा कर रही थी। किस तरह एक दिन उसने दूध उबाल दिया और कैसे उसके हाथ से बर्तन फिसल फिसल कर टूटते हैं। सबीन ने अब ये वतीरा बना लिया था कि वो अपने बारे में किसी की भी बात कान लगाकर ना सुनती थी। खामखा जी जलाने का फायदा। और कभी इत्तेफाक से उसकी ज़ात के मुतालिक कोई तबसरा उसके कान में पड़ भी जाता तो वो उस बात को ज़्यादा देर दिमाग पर सवार न होने देती। काम मुश्किल था मगर नामुमकिन नहीं। और जब से उसने ये आदत अपनाई ज़िंदगी खुद ब खुद पुरसकून होती जा रही थी। वो 2 दिन के लिए अम्मी के यहाँ रहने आई थी। अब्बू छोटी फूफो के पास कराची गए थे। अम्मी की तन्हाई का ख्याल करके वो उनके पास रहने आ गई। छोटी फूफो बहुत परेशान थी। अलीज़े आपी के ससुराल वालों ने उनसे बच्चे छीन कर उन्हें घर से निकाल दिया था। अकलौती बेटी की टेंशन लेकर फूफो की तबीयत बिगड़ गई थी। अबू बहन को तसल्ली दिलासा देने ही कराची गए थे। अलीज़े आपी के मुतालिक सोच सोच कर सबीन का दिल भी बहुत ख़राब हो रहा था। उसने बहुत दिल से अल्लाह के हजूर अलीज़े आपी की खुशियों और पुरसकून जिंदगी की दुआ की थी। दिमाग में शहरियार की बातें भी गूंजती। बात ससुराल वाले वाकई बहुत जालिम होते हैं। अल्लाह हर लड़की को ऐसे ससुरालियों के शर से महफूज रखे। बाकी छोटी मोटी बातें तो हर घर में ही होती हैं। सबीन ने तहिया कर लिया था कि अब वो मामूली बातों पर जूद रंज होने के बजाय उन्हें नज़रअंदाज करने की पॉलिसी अपनाएगी। अल्लाह ने उसे शहरयार जैसा जीवन साथी दिया था। अब उसने शिकवे के बजाय शुक्र को अपना शुआर बनाना था। शहरयार देख रहा था कि वो सुबह से फिरकी की तरह घूम घूम कर घर के काम निपटा रही थी। मासी ने छुट्टी कर ली थी। सबीन को सफाई करनी पड़ी। फरहीन भाभी के मेके में कोई तकरीब थी। वो कल शाम से मेके गई हुई थी। किचन की जिम्मेदारी के साथ छोटे बड़े तमाम काम उसे निपटाने पड़े थे। आज इत्तेफाक से लाइट भी ना गई तो सबीन ने मौका से फायदा उठाते हुए वॉशिंग मशीन भी लगा ली, वरना कई दिनों से बिजली की आंख मचोली ने सबको जिच कर रखा था। शहरयार ने मौसमी फ्लू की वजह से आज ऑफिस से छुट्टी की थी, लेकिन सबीन को उसके पास बैठने का मौका ही न मिल रहा था। शाम को वो धुले कपड़े उतारने छत पर गई तो शहरयार भी पीछे चला आया। मौसम अच्छा हो रहा है ना, कुछ देर यहीं बैठते हैं। अभी बिल्कुल फुर्सत नहीं शहरयार, अभी मुझे इन कपड़ों की तय लगानी है। अम्मी अबू का एक एक सूट प्रेस करके रखना है, फिर शाम के खाने की तैयारी। और आप भी कमरे में जाकर लेटें, अभी छिंके आना शुरू हो जाएंगी। वो शहरयार को मुफ्त मशवरे से नवाज कर कपड़े लेकर फौरन नीचे चली गई। शहरयार भी ठंडा सांस भरकर नीचे चला आया। रात के खाने के बाद सबीन ने सबको चाय बनाकर दी। शहरयार का ख्याल था कि वो अब कमरे का रुख करेगी, लेकिन समरा ने आदत के मुताबिक आज भी अपनी वाहद ड्यूटी यानी खाने के बर्तन धोने से जान छुड़ाना चाहिए। वो टीवी के सामने किताब खोलकर बैठ गई। ड्रामा देखते हुए पढ़ने का फन भी सिर्फ उसे आता था। सबीन को बर्तन भी धोने पड़ रहे थे। शहरयार की बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो गया। सबीन, कहाँ हो तुम? कितनी देर पहले तुमसे कहा था कि आकर मेरा सर दबा दो। तुम्हें सर दबाने की फुर्सत मिले तब ना। वो कमरे से बाहर आकर धाड़ा। एक लम्हे को सब खामोश हो गए। भाभी तो शायद किचन में है, आज़र ने जवाब दिया। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब किचन में क्या कर रही है? सबने खाना खा लिया, चाय पी ली। मोहतरमा को फिक्र ही नहीं कि शौहर की तबीयत खराब है। उसने सर दबाने का कहा हुआ है। आलतू फालतू के सब काम कर लेंगी। जब मेरी जरा सी खिदमत करनी पड़ जाए तो रफू चक्कर हो जाती हैं। भाभी बर्तन धो रही हैं, भाई फारग होकर अभी आ जाएंगी। इस बार भी आज़र ही बोला था। पता नहीं भाभी बर्तन धोने क्यों खड़ी हो जाती हैं। मैं उनसे कहती भी हूँ कि ड्रामा खत्म हो जाए, बर्तन मैं खुद धो लूंगी। भाई मैं अभी भेजती हूँ भाभी को। समरा फौरन उठी थी। शहरयार की बात मत टाला करो बहू, गुस्से में ये बिल्कुल अपने अबू पर गया है। सबीन आई तो रुखसाना बेगम ने उसे नसीहत की। सबीन के कानों तक शहरयार की ऊंची आवाज पहुंच चुकी थी। उसने खुद पहली बार शहर का इतना गसीला लहजा सुना था। उसके गुस्से से खाइफ होती वो कमरे में गई थी। कोताही वाकई उसकी थी। आज शहरयार की तबीयत खराब थी, उसे उसका ख्याल रखना चाहिए था। मैं बस आ ही रही थी शहरयार, सॉरी कुछ देर हो गई। वो शर्मिंदा होकर बोली। शहरयार ने उसे तीखे तेवरों से देखा।
बगैर किसी कसूर के वो कैसे शर्मिंदा शर्मिंदा सी लग रही थी। इंसान और मशीन में कुछ फर्क होना चाहिए सबीन। अगर तुम खुद अपना ख्याल नहीं करोगी तो दूसरा भी नहीं करेगा। कोई काम समरा के लिए भी छोड़ दिया करो। इतनी एफिशिएंसी झाड़ने की क्या जरूरत है। हर काम आगे बढ़ बढ़ कर करने से तुम्हें इजाफी नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, इस घर को अपना घर समझते हुए अपने फराइज दिल लगा कर अदा करो, लेकिन दूसरों को भी उनका फर्ज पूरा करने का मौका दो, वरना सब तुम्हारे बढ़ चढ़ कर काम करने की आदत से नाजायज फायदा उठाएंगे और फिर तुम किसी काम से हाथ खींचना भी चाहो तो नहीं खींच पाओगी। शहरयार उसे संजीदगी भरे लहजे में समझा रहा था। कहाँ आपके सर में दर्द हो रहा था, अब आपने इतना लंबा लेक्चर दे डाला। बोल बोल कर सर में दर्द बढ़ नहीं जाएगा। उसने मोहब्बत भरी निगाह शहरयार पर डाली। ईशा की नमाज पढ़ने गया था तो तुम्हारे लिए जिंगर बर्गर छुपा कर लाया था। मुझे पता है आलू गोभी से तुम बराए नाम रोटी खाती हो। तुमने आने में इतनी देर कर दी, बर्गर ठंडा हो गया। शहरयार ने प्लेट में बर्गर निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। एक बर्गर समरा के लिए भी ले आते, जिंगर तो उसे भी बहुत पसंद है, फिर छुपा कर लाने की भी जरूरत न पड़ती। सबीन ने राय का इजहार किया। समरा अपनी हर फरमाइश डंके की चोट पर पूरी करवाती है। फिर उसकी फरमाइशें पूरी करने के लिए अब्बू है, मैं हूँ, नबील भाई और आजर हैं। तुम्हारी फरमाइशें मेरे अलावा और कौन पूरी करेगा, इसलिए दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो और ये बर्गर खाओ। तुम बहुत कमजोर हो गई हो, अब तुम्हारी डाइट का मैं खुद ख्याल रखूंगा। वैसे शहरयार, अगर अल्लाह ने हमें बेटे से नवाजा और शादी के बाद हमारा बेटा अपनी बीवी के लिए छुप छुप कर चीजें लाएगा तो हमें इल्म होने पर कैसा लगेगा। सबीन के जहन में वैसे ही एक सोच आई तो मुस्कुराते हुए पूछ बैठी, अगर तुम बहू के खाने पीने पर नजर रखने वाली नुक्ताचीन किस्म की सास बनी तो मैं अपने बेटे को खुद तरीके बताऊंगा कैसे बीवी के लिए कोट जैकेट की जेबों और लैपटॉप के बैग में चीजें छुपा कर लाते हैं। शहरयार बोला। वो हंस पड़ी। यार, यही तो शादीशुदा जिंदगी के एडवेंचर हैं, और यकीन करो हम जो वक्त अब गुजार रहे हैं ये हमारी जिंदगी का सबसे सुनहरा दौर है। वक्त अपनी चाल चलेगा, आने वाले बरसों में हम आज की निस्बत ज्यादा आज़ाद और खुद मुख्तार जिंदगी जिएंगे। तुम्हें इस घर में उठने बैठने सोने जागने खाने पीने समेत हर चीज की आज़ादी होगी। हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर ये घर तुम्हें ससुराल नहीं बल्कि अपना घर लगने लगेगा। शहरयार ने मुस्तकबिल की मंजर कशी की थी। मैं खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन बंदी गर्दानती हूँ शहरयार, जो मुझे आप जैसा जीवन साथी मिला। मेरी अल्लाह से दुआ है कि हर सबीन को शहरयार जैसा शोहर मिले, फिर वह ससुराल के सर्दो गर्म को भी बआसानी झील लेगी। सबीन ने चाहत लुटाती निगाहों से शरीके सफर को देखा। बड़ी नामुमकिन सी दुआ मांग ली तुमने। अब हर सबीन को तो शहरयार नहीं मिल सकता ना। किसी सबीन के हिस्से में अब्दुल गफूर आएगा, कोई मोहम्मद साजिद के पल्ले बंधेगी, कोई असगर अली के निकाह में आएगी। शहरयार की जिंदगी में तो ज्यादा से ज्यादा 3 सबीनें और आ सकती हैं। शहरयार मुस्कुराहट दबा कर बोला था। सबीन को उसकी बात जरा देर से समझ में आई, मगर जब समझ में आई तो खिलखिला कर हंस पड़ी। मेरे अलावा किसी दूसरी सबीन को तो छोड़िए, दूसरी लड़की पर भी दूसरी निगाह डाली तो मैं तीसरी निगाह डालने का मौका नहीं दूंगी, उसने वार्निंग दी थी। मेरे साथ रहते रहते फिक्रे बनाने भी आ गए हैं जनाब को, इसे कहते हैं सोहबत का असर। शहरयार ने शरारत से उसकी नाक दबाई। सबीन ने मुस्कुराकर उसके कंधे से सर टिका लिया। आप बहुत बहुत ज्यादा अच्छे हैं शहरयार। ये तुम आई लव यू का तर्जुमा सुनाने के बजाय सीधा सीधा आई लव यू क्यों नहीं कह देती। वो शरारत के मूड में था। सबीन हंसी और हंसती चली गई।